नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम और इसके परिणाम में देखेंगे कि किसकी होगी कुर्सी और कुर्सी पर कौन। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट के लिए सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। 6 बजे तक मतदान होना है। 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े हैं कि मध्य प्रदेश में कुल 60.38% मतदान हो चुका है और इसमें महिला मतदाताओं का प्रतिशत ज़्यादा है। वो कौन सा फैक्टर है जो महिला मतदाताओं को घर से बाहर निकाल रहा है? और महिला, क्योंकि इसके पहले के चुनाव जब हुआ करते थे तब देखा है कि यदि मतदान का प्रतिशत बढ़ता था तो सत्ताधारी दल के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाया करती थी। इस बार बढ़ता हुआ मतदान का प्रतिशत किसके माथे की चिंता की लकीर बन रहा है और किसके लिए शुभ संकेत होने वाला है? क्या वो मुद्दे, जिन मुद्दों को हवा दी गई, जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव के मैदान में आए, वो मुद्दे अब तक बाकी रहे, या वो मुद्दे हवा हवाई थे? कुछ और चीजें थीं जो मतदाता के मानस पर अपनी छवि अंकित कर गए या उनके पटल पर एक नया चित्र बना गए, और वह चित्र अब उस तस्वीर को रंग भरेगा जिसका परिणाम हमें 3 तारीख को देखने मिलेगा। कुछ स्थानों पर बात करें, नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उन इलाकों में 3 बजे के बाद मतदान बंद कर दिया गया है और बाकी स्थानों पर शाम 6 बजे के बाद मतदान बंद हो जाएगा और फिर वो फिगर आएगा कि इतने प्रतिशत मतदान कुल हुआ है। देखना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा, क्योंकि 2018 में जो मतदान का प्रतिशत रहा उससे थोड़ा सा कम 2013 में रहा है। 18 में बढ़ा तो स्वाभाविक बात है कि 23 में बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा इस पर हम चर्चा करेंगे और क्यों बढ़ेगा और उसके बढ़ने से क्या स्थितियां बनेंगी, सियासी परिणाम इसके क्या हो सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अजय वकील जी। अजय वकील जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजभूषण नाथ जी। ब्रजभूषण नाथ जी, आपका भी स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर्नल ईशान राज वरापू जी हमारे साथ हैं। ईशान जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। सबसे पहले ब्रजभूषण जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर आई, आरोप पत्र प्रकाशित कराया, 226 या 256 आरोप लगाए, घोटालों का जिक्र किया, चुनाव आते आते वो सारी चीजें कहीं हाशिए पर नजर आई। जहां मतदान के 2 दिन पहले तक चुनाव प्रचार होना था, तो ये जो हमला किया गया नरेंद्र मोदी पर, हमला किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, ये जवानी हमला जो था, यहाँ स्थानीय मुद्दों की बात, मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश की जनता की बात, वो कहीं हाशिए पर नजर आई, ऐसा जनता का कहना है। और अब इस स्थिति में जब देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए मतदान है और मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, कांग्रेस का क्या नजरिया है और किस दृष्टिकोण से इस चुनाव को कांग्रेस ने देखा है? सूरज जी, निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है, जी। तो ये महिलाओं का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश में बदल रहा है। जी। 1 करोड़ की ये लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज सिंह चौहान जी को 18 साल बाद याद आई और ठीक इलेक्शन के 6 महीने बाद याद आई। ये पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनें जानती हैं जी। और मध्य प्रदेश में ये भी जानती हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 23,000 ग्राम पंचायत हैं और 23,000 ग्राम पंचायत के हिसाब से अगर देखा जाए, आंकड़ा निकाला जाए, जी। तो अभी तक 18 साल के अंदर, अभी तक 4-5 साल 6 साल के जो रिकॉर्ड आया है उसमें 68,000 महिलाओं के साथ, या ऐसा माने कि शिवराज सिंह चौहान जी के लाडली बहनों के साथ बलात्कार हुआ है और 58,000 महिलाएं और शिवराज सिंह चौहान जी की भांजियां लगभग लापता हैं। तो ये भी एक आक्रोश है मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से जुमलेबाजी करते हैं, फिर बाद में अमित शाह जी आए, अमित शाह जी ने कह दिया कि साहब इलेक्शन में इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं जिसको हम लोग जुमलेबाज कहते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी की गारंटी खुद की नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तभी तो उन्होंने कहा था कि बहन तुम्हें बहुत याद आऊंगा मैं। इसका मतलब शिवराज सिंह जी जाने वाले हैं और कांग्रेस आने वाली है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में जनता मन बना चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो अभी तक जो किया है प्रदेश में, आज आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ प्रदेश में मतदान हो रहा है, मैं इंदौर का प्रकरण बताता हूँ, मैं आपको अशोकनगर का प्रकरण बताता हूँ। इंदौर में माली गौड़ के बेटे ने तलवारें चलाई है जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। जी।
ये किसी कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो आक्रोशित है, जो महिलाएं या पुरुष वर्ग जो खुल के भारतीय जनता पार्टी में खिलाफ में वोट डाल रहा है। 1250 रुपये जो देने वाली बात आ रही है और 500 रुपये सिलेंडर देने की नरेंद्र मोदी जी यहाँ बात करके गए हैं कि 450 में हम सिलेंडर दे देंगे। तो हमारी जो सरकार ने हम तो 500 में दे देंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में है, वो 450 का सिलेंडर देते क्यों नहीं है पूरे देश में? ये जो वाकई में जुमलेबाजी है। मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है इस बात की, पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, और ये जानती है कि ये जो जुमलेबाजी है, कल ये बोल देंगे कि साहब वो तो हमने इलेक्शन में 2023 के चुनाव में जुमलेबाजी करी थी और इसका सिलेंडर से और इसका 1200 रुपये और 3000 रुपये तक ले जाने वाली की योजना पे कोई सरोकार नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात है सूरज जी, मैं आपकी बात में थोड़ा आकर्षित कराना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, लगभग 30 लाख युवा पुरुष पहली बार मतदान कर रहे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार की स्थिति खराब है, उद्योग धंधे हैं नहीं यहाँ पे। और एजुकेशन के मामले में देखा तो शिवराज सिंह चौहान जी ने 18 साल में 70,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के सभ्य परिवार जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पढ़ते हैं और जाके बेंगलोर और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जाके काम करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मध्य प्रदेश में रहे तो मध्य प्रदेश में रोजगार मिले और कम से कम हमारे घर पे रहे। अभी आप देखिए कि केवल दिवाली का त्यौहार था सूरज जी, और दिवाली के त्यौहार में जो अचानक किराया बढ़ाया है बच्चों के दिवाली के त्यौहार पे, पूना से एक बस का किराया जो 2500 रुपये होता है उसके 8-8 रुपये लिए गए हैं। तो जब बेचारे बच्चे ने कमाने गया था वहां पे, तो उसको आने जाने में बस में किराए में दे दिए। फ्लाइट का 18,000 का टिकट फ्लाइट का है, कर्नाटक से भी, बेंगलोर से, भोपाल का, मध्य प्रदेश में इंदौर का, और ऐसे ही किराया बढ़ाया गया है बस का। 8,000 से लेकर 10,000 रुपये बस का किराया लिया गया है। जिस तरह से आपने कहा कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, इस तरह की बातें हुई हैं, छात्रों के साथ बेरोजगारी का आपने जिक्र किया है, तो ईशान जी आपको लगता है कि ये जो चीज़ें थीं, बेरोजगारी का मुद्दा करें, हम महंगाई की बात करें, महिला अत्याचार की बात करें, महिला उत्पीड़न की बात करें, दुष्कर्म के मामलों के आंकड़ों की बात करें, तो ये चीज़ें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस जनमानस में या मानस के पटल पर इम्पैक्ट या छाप छोड़ने में कामयाब हो पाई है, और ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है? भारतीय जनता पार्टी की कमी कहें या खामी कहें? देखिए, सर्वप्रथम तो आज का दिन इन आरोप प्रत्यारोपों का दिन नहीं। ठीक है। ये सारी चीजें 15 तारीख शाम 6 बजे के बाद खत्म हो गई। ठीक। जनता अपना मन उस दिन बना चुकी है और ये सारे आरोप प्रत्यारोप के बारे में विषय में आज बात नहीं करना चाहिए हमको, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस प्रवक्ता काफी वरिष्ठ हैं, जानते हैं। मेरा ये कहना है कि जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, इतनी बम्पर वोटिंग हुई है और महिलाओं की भागीदारी इतनी बढ़िया हुई है, 60% महिला वोटर्स घर से बाहर निकली हैं, ये किस चीज का सबूत है? महिला सशक्तिकरण और उनको अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से जागरूकता, और हमारा कैडर बेस्ड पार्टी का एक जो कार्यक्रम था कि सारे वोटर आए और मैक्सिमम वोटिंग हो। हमने जो विकास किया मध्य प्रदेश में, महिला कल्याण की योजनाएं चलाई, उन सब का नतीजा है। विरोधी हमेशा कहेंगे कि ये हमारे खिलाफ की बात है, ये सारी चीजें 3 तारीख को सबको पता चल जाएंगी। आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान है, और अभी मुश्किल से 40 मिनट और बचे हैं, 40-45 मिनट। अब इस 40-45 मिनट में किसी आरोप प्रत्यारोप से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, चाहे मैं लगाऊं चाहे कांग्रेस प्रवक्ता लगाए। अभी ये समय नहीं रह गया। जहां तक इसका सवाल है कि इतने विद्यालय बंद हो गए, उतने विद्यालय बंद हो गए, आंकड़ों की फेहरिस्त मेरे पास भी है, आंकड़ों की फेहरिस्त ब्रिजभूषण जी के पास भी है। 2002 में क्या स्थिति थी और 2023 में क्या स्थिति थी, वो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आज का मंच उस चीज के लिए नहीं, वो मंच खत्म हो गया। वो आरोप लगाने के लिए, आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए बड़े अच्छे लगते हैं। वादे किसने कैसे किए, झूठे थे कि क्या थे, ये हम सबको मालूम है। हम बाकी राज्यों में कांग्रेस के जो वादे थे उनको हम देख चुके हैं, वो हमारे सामने है। ज्यादा समय नहीं बीता, 10-11 महीने हुए हैं, लेकिन मैं उस पर बिल्कुल भी आज चर्चा नहीं करना चाहूंगा। आज तो हमारा विषय होना चाहिए कि जो और मतदाता बचे हुए हैं, जो कि वोटिंग के लिए अभी तक नहीं गए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अपील करना चाहूंगा
कि इस 45 मिनट में भी वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपना मत जरूर दें, एक स्वच्छ और ईमानदार लोकतंत्र के लिए, जो कि अति आवश्यक है। आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है। ब्रिजभूषण जी मुझे माफ करिएगा, लेकिन आज के दिन कृपया करके ये आरोप प्रत्यारोप को हम छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। जी, जैसा कि ईशान जी ने कहा कि आज का दिन आरोप प्रत्यारोप का रही है। 15 तारीख जब तक चुनाव प्रचार नहीं थमा था तब तक का ये दिन था, और उस दिन तक जनता और उसके बाद जनता अपने मन बना चुकी थी कि उसको क्या करना है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर आ रही है, और अजय वकील जी आपके पास आ रहा हूँ ये सवाल लेकर के कि इस बार दो चीजें देखने में आई। एक तरफ कहा गया कि मतदाता मौन है, दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि मतदाता मुखर है। जितना मतदाता ने इस बार बोला है खुलकर, चाहे प्रत्याशी के विरोध में हो, पार्टी के विरोध में हो, प्रत्याशी के समर्थन में हो या पार्टी के समर्थन में हो, सरकार के समर्थन में हो, विपक्ष के समर्थन में हो, जो भी था, जिस मतदाता ने बोला है मुखर होकर बोला है। दूसरी तरफ इसी मतदाता का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा रहा जो मौन भी रहा है। सारे मतदाता नहीं बोले हैं। ये दोनों तरह की चीजें इस बार देखने में आई, तो इन चीजों का क्या इम्पैक्ट हो सकता है चुनाव परिणाम पर? देखिए सूरज जी, मतदाताओं के मुखर होने और मौन होने का सवाल है, तो ये तो हर चुनाव में होता है जी। मतदाताओं का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मौन ही रहता है, वो कभी खुल करके बोलता नहीं, क्योंकि मतदान करना उसका एक अधिकार है और ये बहुत गोपनीय चीज है। आप अपनी पत्नी के बारे में नहीं कह सकते कि उसने किसको वोट दिया है दावे के साथ, तो आप किसी दूसरे के बारे में क्या कह सकते हैं? और जो वो कह रहा है उसी को वोट दे रहा है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर ये उसकी निजी राय हो सकती है कि वो किसी एक पार्टी के पक्ष में, किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में, किसी की एक चीज अच्छी लग रही है, किसी की दूसरी चीज खराब लग रही है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन पिछले 75 साल की उपलब्धि अगर इस देश की कोई सबसे बड़ी वो है, तो मेरे ख्याल से वो है मतदाता का परिपक्व होना। ये जो मेजॉरिटी है वो जो वोटर की, ये इतने सालों में आई है, तो हम भी आप भी कवरेज करते हैं ना, हम लोग भी करते रहे हैं, तो आप कुछ गारंटी से नहीं कह सकते कि मतदाता जो बोल रहा है वास्तव में उसका 100% वोटर भी है वो। अटल जी का एक मुझे डायलॉग याद आता है कि उन्होंने कहा था, भाई मेरी भीड़, सभाओं की भीड़ में मत जाइए, ये वोटर नहीं है, ये मेरे को सुनने आए हैं। तो श्रोता होना अलग चीज है और उस पार्टी का या उस प्रत्याशी के लिए वोट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, और ये अच्छी बात भी है कि वोटर अपना जो है, जो अधिकार है, जो गोपनीय है, उसको क्यों जाहिर करे। ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है उसकी। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी चूंकि मीडिया, हम लोग मीडिया में काम करते हैं और राजनीतिक दल भी लोगों के बीच काम करते हैं, तो जनता का मन भापने की कोशिश तो अपने ढंग से की जाती है, और ये संकेतों के माध्यम से समझने की कोशिश की जाती है कि अगर हवा अगर चल रही है तो कहाँ किस ओर बह रही है, किसका पलड़ा भारी है, किसका कम है। लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई भी भविष्यवक्ता भी इसमें कोई सही भविष्यवाणी कर पाता होगा कि वास्तव में क्या होने वाला है। अब सवाल सिर्फ ये है कि हम जो विश्लेषण करने जा रहे हैं वो उन आधार पर है कि जो लोगों ने मुखर होकर अपनी बात कही, अगर उनको हम सही भी मान लें कि जो वो कह रहे हैं वही उन्होंने वोट किया है, तो भी ये है कि ये समाज का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। ज्यादातर साइलेंट वोटर हैं, और अभी जैसे आंकड़े आ रहे हैं, जिसकी मुझे अपेक्षा भी थी, मैंने पहले भी डिस्कशन में बोला कि अगर महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ता है और पुरुषों के बराबर या उससे भी आगे निकलता है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि लाडली बहना योजना काम कर रही है। अब ये इसमें ये भी हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे 100% वोटर बीजेपी के पक्ष में होंगे, शिवराज को वोट करेंगे, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है महिलाओं का, वो जो साइलेंट वोटर है, वो जो आपसे शायद बात भी नहीं करता है और वो अपनी बात सार्वजनिक से कहता भी नहीं है, वो चुपचाप जाके वोट करके आ रही हैं महिलाएं, और बढ़ता परसेंटेज इस बात को शो कर रहा है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि 2003 से लेकर, जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके बाद पहला चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद से लेकर के और अभी तक के चुनाव, मतलब ये 2018 तक के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज और उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। यानी पिछले 20 साल के अंदर 12% वोट महिलाओं का बढ़ा है पुरुषों की तुलना में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये महिलाओं की जागृति के कारण भी है, महिलाओं में बढ़ती शिक्षा के कारण भी है, और जो दूसरी एजेंसियां, जो निर्वाचन आयोग है, मीडिया है, खुद पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो वोट डलवाने के लोगों को प्रेरित कर रही हैं, अपने ढंग से प्रयास करती हैं, उनको भी ये श्रेय जाता है कि महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और उनको अपने अधिकार का एहसास है कि उनके द्वारा चुनी सरकार बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल सही। तो लेकिन इस जो अभी परसेंटेज जो 6 बजे के बाद जो आएगा, मेरे ख्याल से 7 बजे के आसपास आंकड़े आना चाहिए, तो उसमें क्या स्थिति बनती है हम ये देखेंगे। लेकिन अगर ये इस बड़े पैमाने पर महिलाएं वोट कर रही है, तो निश्चित रूप से मेरा अपना साफ तौर पर मानना है कि लाडली बहना योजना काम कर रही है। बिल्कुल सही आपने कहा कि यदि महिला मतदान का प्रतिशत बढ़ता है और यदि वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा निकल जाता है, तो स्वाभाविक बात है कि ये
एक जो कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी से मान रही थी कि ये गेम चेंजर योजना है, ये गेम चेंजर स्कीम हो सकती है लाडली बहना, वो ये चीज़ कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। ईशान जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर उसके बाद मैं ब्रजभूषण जी के पास जाता हूँ। जी ईशान जी। देखिए, आपने सूरज जी एक चीज बोली और अजय जी ने भी उसको बोला कि मतदाता मुखर भी है और मतदाता मौन भी है। जी इतने वर्षों में मतदाता अपनी समस्याओं को और अपने अधिकारों के बारे में मुखर हुआ है, लेकिन उसका मतदान के प्रति मौन बढ़ा है। ये जो अभी अजय जी ने कहा कि परिपक्वता की बात है, जी बिल्कुल परिपक्व हुआ है। महिलाएं आज की तारीख में, महिलाएं हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो या हम SC ST की बात करें, ये उतने मुखर नहीं थे। हाँ बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो बोलने का अधिकार है उसको भी सही रूप में नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे। लेकिन आज वो समय आया है, उनको अधिकार मिला है, उनको सरकारों ने ऐसा मंच दिया है कि वो खुलकर अपनी बात रख पा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज वो बोलने की आजादी से आगे बढ़कर पूर्ण रूप से मुखर हो रहे हैं और परिपक्व इतने हो गए हैं कि मौन भी है अपने मतदान के प्रति। जी ये मेरा विषय पॉइंट था। जी, आपने कहा कि वो मौन भी है मतदान के प्रति और समस्याओं के प्रति मुखर होकर बोल भी रहे हैं। यदि वो मुखर होकर समस्याओं के प्रति बोलें तो समस्या तो उसमें प्रदान, यदि जिससे समस्या है तो आप हुई, आपकी सरकार है, क्योंकि यहाँ तो समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति मैंने बोला, जी मुखर हुए हैं और आगे आ रहे हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए जी कि जो है सरकार से उनको समस्याएं हैं, जी। उनको झूठ से समस्याएं हैं। हाँ। अब वो फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे, मैं उस जी जी विषय जी में नहीं जाना जी चाहता हूं। जी ठीक है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि सरकार से समस्याएं। ठीक है। उनको अपने अधिकारों के प्रति जितना उनको दबाया गया, हाँ। जितना उनको जो है अभी तक बोलने तक की आजादी पूर्ण रूप से नहीं थी, उस समस्या से वो निजात पाके आज मुखर हो गए। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा और ये एक परिपक्वता की निशानी है। बिल्कुल, आपने सीखा कि अब जो है मतदाता केवल मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे देश की परिदृश्य में यदि बात करें तो पूरे देश का मतदाता जो है वो परिपक्व हो गया और समझदार हो गया। अब मतदाता को मूर्ख बनाना किसी राजनेता के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए इतना आसान काम नहीं रहा है। यहाँ एक बात जरूर जानना चाहूँगा मैं, ब्रजभूषण नाथ जी आपके पास आना चाहूँगा। बात हुई जब घोषणा पत्र की बात हुई, वचन पत्र की बात हुई, संकल्प पत्र की, तो यहाँ एक बात आई मुफ्त की रेवड़ी की बात। कुछ घोषणाएं की गई, कांग्रेस की ओर से कुछ घोषणाएं जब शुरू में की गई तो बीजेपी की ओर से भी कुछ घोषणाएं की गई। पढ़ो पढ़ाओ योजना की बात की गई, किसान कर्ज माफी की बात की गई, नारी सम्मान की बात की गई, 550 रुपये गैस सिलेंडर की बात की गई, बहुत सारी बातें की गई। यहाँ बात जब आई मुफ्त की रेवड़ी बांटना, ये कल्चर नया नहीं है, बहुत पुराना कल्चर है। साउथ से, दक्षिण भारत से ये कल्चर शुरू हुआ था, दिल्ली तक पहुंचा, फिर पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ। ये चीज़ आपको लगता है कि एक, यदि आप कोई घोषणा कर रहे हैं, आपने कहा कि हम नारी सम्मान में 1250 रुपये देंगे, नारी सम्मान में 1500 रुपये देंगे, भारतीय जनता पार्टी 1250 रुपये लाडली बहना में दे रही है। डिलीवरी और प्रॉमिस, इसका अंतर तो कांग्रेस को पता रहा होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कि डिलीवरी का क्या इम्पैक्ट होगा, प्रॉमिस का क्या इम्पैक्ट होगा। तो इस चीज़ को लेकर के विचार पहले नहीं किया गया क्या? सूरज जी, जी। मैं आपको एक पुरानी घटना याद दिलाता हूँ। जी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, हाँ तो एक ऐसी योजना लेके आए जिसके पूरे कांग्रेस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ने तारीफ करी। जी हम भी तारीफ करते हैं, जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। सूरज जी, उसमें किसी पे भार नहीं आया और वो प्रधानमंत्री सड़क योजना आज भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में विधिवत चल रही है और सबसे ज़्यादा कैश फ्लो और पैसा उसी के पास रहता है। अपनी अपनी योजना के तरीके होते हैं। कमलनाथ जी निश्चित तौर पे एक बड़े मैनेजमेंट और बड़े दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं और रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हों, चाहे बाबूलाल गौर जी हों, इन सब ने तारीफ करी कि सबसे ज़्यादा पैसा मध्य प्रदेश के विकास के लिए माननीय कमलनाथ जी ने दिया। उसके बाद कमलनाथ जी ने अगर बोला है कि नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये देंगे, तो उनका विज़न है कि कैसे दिया जाएगा और जिसमें मध्य प्रदेश में कर्ज का बोझ भी ना पड़े और ये योजना सफलतापूर्वक महिलाओं को वहाँ पहुँच जाए और मध्य प्रदेश में बोझ ना पड़े। अब शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार मध्य प्रदेश में आज की तारीख में देखा जाए
तो 3,70,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में कर्जा होगा सूरज जी। और एक एक बच्चा, जब मेरा बच्चा हो, आपके बच्चे हों, हमारे ईशान जी बैठे इनके बच्चे हों, अजय जी हैं, इन सब के बच्चों पे 42,000 रुपये पैदा होते ही कर्जा हो जाता है। तो बड़ी विडम्बना ये है कि इस कर्जा को कैसे चुकाया जाए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो या नारी सम्मान योजना हो, इन सब में सभी लोग को एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि इस मध्य प्रदेश में मैं हूँ, मेरे पास 2 बच्चियाँ मान लीजिए हैं, और एक बच्ची की शादी तो मैं मकान बेच के कर दूं, और दूसरे बच्ची के शादी में मैं करूंगा क्या, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, अपने शरीर को किडनी बेचनी पड़ेगी, तब जाके बेचेगी। और मेरी जो औलाद आएंगी दूसरी, मेरा बेटा हो जाए कर्जदार, और वो पैसा चुकाएगा कैसे। इस बात को कोई भी राजनेता हो, कोई भी पार्टी का हो, उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। कांग्रेस में कमलनाथ जी आज राजनीति में हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन ये बोझ जो है हमारी पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। ईशान जी, इस बात पे हम सबको सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में रोजगार के साधन नहीं है, और रोजगार के साधन ना होने से हमारे मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था बहुत खराब है जी। ये बात सरकार कोई बना ले, आपके बीजेपी बन जाए, हमें उसमें वो नहीं है। आप काम करिए अच्छा, कमलनाथ जी बना ले, आपको भी दिक्कत नहीं हो। अगर विजन अच्छा है और काम अच्छा है तो तरीके से काम के विजन में और मध्य प्रदेश के में रोजगार मिले। आज मेरे बच्चे हैं या मध्य प्रदेश में आप जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सबके बच्चे निश्चित तौर पे नौकरी करने के लिए बेंगलोर पुणे क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वहाँ ज्यादा वेतन मिलता है और सुविधाएं मिलती हैं और वहां पे रोजगार के साधन है। मध्य प्रदेश में बेंगलोर का व्यक्ति, पूना का व्यक्ति और मद्रास का व्यक्ति यहाँ काम करने कितने लोग आते हैं जी। मध्य प्रदेश के अंदर अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, मंडला, डिंडोरी, इन सब के जिले के लोग पलायन करके दूसरे जिले में जाते हैं और अपनी नौकरी धंधा करते हैं। जब वो दूसरे प्रदेश में जाएंगे रोजगार की प्राप्ति के लिए, तो निश्चित तौर पर जूते चप्पल खरीदने के लिए, प्रेस खरीदने के लिए, खाना खाने के लिए, किराना लेने के लिए, उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगार जो वहां रोजगार पा रहे हैं वो वहां करेंगे। क्योंकि हमारे पास तो मध्य प्रदेश कैश फ्लो है ही नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं है कि इन्वेस्ट भी वो बेचारा बच्चा बाहर कर रहा है और कपड़े ही बाहर खरीद रहा है, दुकान भी वहीं बाहर कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में सभी नेताओं को, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, इन सबको मेरा बिल्कुल स्पष्टता से निवेदन है कि मध्य प्रदेश में सबको, आप मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग को भी इस बात को जरूर बोलना चाहिए कि ये जो पैसा है, आप मध्य प्रदेश में कितना कर्जा लेना चाहते हो। आखिर एक सीमा होगी कर्ज लेने की, उसके बाद दूसरे जो कर्जदार जिससे कर्ज लिया है, जिससे हमने मध्य प्रदेश को गिरवी रखा है, कल वो छीनने आएंगे और हम लोग को लात मार के भगा देंगे प्रदेश से। ठीक है, ये एक बात है कि ठीक है मध्य प्रदेश पर कर्ज है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले कहा कि भाई कर्ज लिया है तो विकास किया है, विकास कार्य हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ अजय वकील जी आपके पास आना चाहूँगा कि ये ठीक है, बुंदेलखंड में कहावत कही जाती है कि कर्ज लेकर के घी पीने वाली। तो यदि इस तरह की बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है, जो बात कही गई कि भाई यहाँ हम इतना विकास कार्य कर रहे हैं, इतने लाख किलोमीटर हमने सड़कें बना दी हैं, इतने लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हमने किसानों को दे दिया है, तो ये जो चीज़ सामने आ रही है, कर्ज लेना इसमें उपाय देता है। भाई एक बात और कही जाती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि हम कर्ज चुकाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हमें उतना कर्जा मिल रहा है, हमारी काबिलियत उतनी है कि हमें उतना कर्जा ले सकें, हम इसलिए मिल रहा है। बाकी लोगों को, क्योंकि होता है बैंक में बहुत सारी चीज़ें होती है, हम आम आदमी भी देखता है कि बैंक में यदि सिविल कमज़ोर है तो उतना कर्ज नहीं मिल पाता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाती है कि हाँ, हमने मध्य प्रदेश को इतना विकसित बनाया कि हम इस योग्य हो गए कि इतना कर्ज हमको मिल सके। तो ये चीज़ वास्तव में उचित है क्या? तो ये कर्ज लेके घी पीने वाला तो जो है वो कभी भी इसको समर्थन नहीं किया जा सकता जी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो बीजेपी यही दिग्विजय सिंह सरकार पर आरोप लगाया करती थी कि उन्होंने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है, और वो आंकड़े दिया करते थे हर व्यक्ति पे इतना कर्ज है। तो सवाल ये है कि ये तो हर सरकार कर्ज लेती है, और आखिर आपको विकास के लिए पैसा तो चाहिए ना। अगर आपके रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, आपके राजस्व नहीं बढ़ रहे हैं, तो सरकार कर्जा लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और अभी दिव्य अपने बीजेपी सरकार छोड़ी मध्य प्रदेश की, खुद मोदी सरकार पे कितना कर्जा आप ये भी देखिए। तो वो तो सारे देश के लोगों पर बटेगा। तो विकास के लिए पैसा लेना तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल कि पैसा कितना लिया जाए, कितना कर्ज उठाया जाए कि अर्थव्यवस्था न गड़बड़ाए और आपका काम भी होता रहे और विकास का काम भी चलता रहे। ये असली सोचने की बात यह है। दूसरी बात यह है कि
जो पैसा आप ले रहे हैं वो आपके कर्ज चुकाने की क्षमता है कि नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अभी जो अर्थव्यवस्था 5% 6% के हिसाब से बढ़ रही है, तो राजस्व ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल एक तरफा ही मामला है। लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात की जाए तो ये मेरे ख्याल से सही नहीं है कतई कि इस तरह से लोग फ्री में बांटें, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, आज आपने 1250 रुपए देने की बात की, 3000 रुपए, कल 10,000 रुपए देने की बात हो रही है। और कांग्रेस ने जो विज्ञापन दिया उसमें तो कहा हम तो 15,000 रुपए को फायदा दे रहे हैं हर महीने। तो आखिर ये कहाँ जाकर रुकेगा? सही बात है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो था कि सब आखिर आप जो ईमानदार करदाता उसके साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हैं? कल तो वो देना बंद ही कर देगा। अगर मेरा दिया हुआ पैसा आपको लोगों फ्री में ही बांटना है तो मैं क्यों दूं आपको? सही बात। फिर सरकार क्या करेंगी? हाँ, कितने लोगों पे मुकदमे करेंगी? तो ये जो है इसको रुकना चाहिए। और अगर सिर्फ केवल इसी प्रलोभन के आधार पर और रेवड़ी के आधार पर अगर लोग वोट कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए भी और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी। हाँ, सही कहा आपने कि यदि केवल ये जो प्रबंधन यदि इस तरह से है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए उचित तो नहीं कहा जा सकता है और ये इस तरह से आकलन भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर आ जाती है और ईशान जी आपके पास आ रहा हूँ यही बात लेकर के। कांग्रेस आरोप लगाती है कि कर्ज बढ़ा दिया। अभी बात कही अजय वकील जी ने भी जो बात कही कि ये अर्थव्यवस्था का पैमाना नहीं है कि आपको कर्ज ज़्यादा मिल रहा है तो मतलब आप ज़्यादा सक्षम हैं, आपके पास ज़्यादा योग्यता है या ज़्यादा देने की क्षमता है इसलिए कर्ज आपको मिल रहा है। तो ये जो चीज़ सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के जितने थिंक टैंक हैं, राज्यों को बात करें, वित्त मंत्री हैं, केंद्र के वित्त मंत्री, प्रदेश के वित्त मंत्री, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं तो सामने आई होगी कि भाई हम योजनाएं चला रहे हैं। फ्री बीज की जब हम बात करते हैं, फिर मुफ्त की रेवड़ी की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मतदाताओं को लाभ देने की बात होती है। तो वो जो राशि आएगी वो कहाँ से आएगी? हम उपभोक्ता राज्य हैं, उत्पादक राज्य तो हम हैं नहीं। तो ये जो घोषणाओं की बात हो रही कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम वो करेंगे, तो इसके पीछे कुछ तो विजन रहा होगा, कुछ तो सोचा होगा। देखिए सूरज जी, सबसे पहली चीज है कि मुफ्त की रेवड़ी की बात वहां आती है जी। मैं जहां तक लाडली बहना का सवाल है और पीएम आवास योजना का सवाल है जी। और जो बृजभूषण जी ने कहा कि पीएम सड़क योजना का सवाल है जी। ये एक अधिकार और मूलभूत सुविधाओं की तरफ ले जाने वाली बात थी। हो सकता है बृजभूषण जी मुझसे जो है इस पे असहमत हो कि लाडली बहना जो है मूलभूत सुविधाओं की तरफ नहीं ले जाती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो आर्थिक स्थिति एक महिला की प्रदेश में थी उसको बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ बेहतर बनाने की कोशिशें की गई। अब आता है सवाल कर्जे का। हाँ। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भाई वापस करने की क्षमता बैंक ने देखी इसलिए हमने कर्जा लिया। आप जब कर्जा लेते हैं अपने लिए भी तो हम ये देखते हैं कि क्या मैं उसको रीपे कर पाऊंगा कि नहीं। हाँ। तभी हम कर्जा उठाते हैं जी। और उसकी भी एक लिमिट होती है कि कितने तक मैं रीपे कर पाऊंगा उस टाइम पीरियड में। और जब हमारे पास ये विषय आ जाता है कि हमको इतने समय में रीपे करना है या मुझे वापस करना है, तो हम उसके हिसाब से अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ाते हैं। जी। विकास, अगर हम प्रदेश स्तर पे बात करें तो हम उसके लिए विकास और इस तरह के रेवेन्यू जनरेशन की चीजें होती है जिसके तरफ से जिसकी वजह से हम उस लोन को चुकता कर पाए। हाँ। और आपने एक चीज और की सूरज जी की, हम जो है उत्पादक नहीं है, हम उपभोक्ता है खाली। तो मैं इस पे असहमत हूं। हम उस उत्पादक बनने की एक मिनट लेट मी कम, हम उत्पादक बनने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। हम बाकी लोगों को भी सप्लाई करने और अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की स्थिति में आ रहे हैं। हाँ। इसलिए वो कर्जा जो है जो भी है उसको हम चुकता करने की स्थिति में पूर्ण रूप से रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हवाई खाली कर्जा ले लिया। हाँ। और हम जो है वापस नहीं कर पाएंगे और बैंकरप्सी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। क्योंकि जब ये चीज इन चीजों पे विचार किया जाता है, चाहे वो देश के स्तर पे हो, हाँ। चाहे प्रदेश स्तर पे हो, हाँ। इन चीजों को पहले देखते हैं। हमारे पास अगर 10 रुपए जेब में है और हम जो है 100 रुपए ले रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हम उस 10 को 100 तक कैसे पहुंचाएंगे जिससे कि हम उसको समय से वापस कर सके। तो उसके बारे में विचार करके और सारी चीजें देखकर ही इन चीजों को लिया गया है। जहां तक फ्री बीज का सवाल है तो मुफ्त की रेवड़ी वाली चीज, हाँ। जिस तरह से दिल्ली में हुई, साउथ में हुई, जो कि जिस पे आपने शुरू किया था ये पर्टिकुलर इश्यू, वहां की बातें हम नहीं दोहराएंगे। लेकिन अपने प्रदेश में मैंने कहा
कि जब हम अधिकार देते और मूलभूत सुविधाओं की बात करते जी। हैं तो मेरे विचार से वो रेवड़ी बांटना नहीं। हाँ। हम उसके ऊपर कोई चीज मुफ्त की करते हैं तो जरूर आप कह सकते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। तो इन दोनों चीज में हमको अंतर समझना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो चीज़ें हैं ये उसके ऊपर एक फिगर जो है उसके ऊपर यदि जाते हैं तो फिर वो चीज़ आ जाती है। और यहाँ एक बात जनता जिसे अपना हक समझने लगी, ये बात सामने आने लगी है। चूँकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर चूँकि समय की सीमा, तो अजय वकील जी आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्योंकि 71% से कहीं अबव वोटिंग मध्य प्रदेश में अब तक हो चुकी है, तो इस रेशो को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इस बात का संकेत है कि ये वोटिंग परसेंट लगभग पिछले चुनाव के आसपास ही जा सकता है। अंतिम आंकड़े तो एक दो दिन बाद आएंगे जी। क्योंकि जब सारी जगह वोटिंग मशीनें खुलेंगी जी। और कैलकुलेशनों, क्योंकि अभी ज़्यादातर तो एट रैंडम ही होता है ये। हाँ। आंकड़े जो आते हैं जी। तो 2-3% का फर्क पड़ता है। अभी छत्तीसगढ़ में तो जो 6% का फर्क पड़ गया लगभग। हाँ। जो प्राथमिक आंकड़े आए थे 71% के, जी। 70% के, और वो अब 76% जा रहा है। हाँ। पिछली 20 सीटों के। तो हो सकता है मध्य प्रदेश में भी 2-3% का फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। तो इसका मतलब ये है कि ये मतदान लगभग उतना तो हो ही रहा है जितना पिछली बार था। हाँ। या हो सकता है उससे भी कहीं ज्यादा हो। हाँ। लेकिन इस मतदान में तो ये है कि लोगों ने मतदान में तो उत्साह से भाग लिया, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अब अगर महिलाओं का, मैंने कहा कि परसेंटेज अगर और ज्यादा जाता है और जी। पुरुषों की तुलना में ज्यादा निकलता है, जी। तो आप मान के चलिए कोई लहर है हाँ। जो हो सकता है कि बीजेपी को सपोर्ट करे। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चीज़ें हो सकती कि ये जो अभी तक जो लहर नहीं दिख रही थी वो मतदान में, क्योंकि चुनाव प्रचार में कहीं यदि लहर नहीं दिखी तो वो मतदान में लहर दिख रही है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस किस स्थिति में है, कहाँ है, और वो वोटिंग परसेंट जो बढ़ रही है वो वोटिंग पर बढ़ता हुआ वो वोटिंग परसेंट का जो शेयर है वो किसके पक्ष में जाना है, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसा मैंने कहा कि बिंदु और जिन पर चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। कर्नल ईशान राजभरा, ब्रजभूषण नाजी, अजय वकील जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि जो वोटिंग शेयर बढ़ रहा है, वोटिंग परसेंट जो बढ़ रहा है, ये वोटिंग परसेंट किसके लिए मुफीद होने वाला है? महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ रहा है तो महिलाओं की जागरूकता है, ठीक है, लेकिन जागरूकता के अलावा वो जो मौन मुखर हो गया है उसको लेकर के क्या बातें हैं, क्या स्थिति सामने आने वाली है, क्या वास्तव में लाडली बहना ने कमाल दिखाया है, या फिर जो बात सामने आ रही है कि नारी सम्मान योजना का जादू चला है, क्या स्थिति है? 2023 का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा दांव, देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।